अगर हमने कोई मशीन ख़रीदी है 100 रुपीज़ की, उसको फैक्ट्री में लगाई, उसकी पेंट एफिशिएंसी धीरे धीरे वो काम करना बंद हो रहा है, मतलब उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी, मतलब अगर हमने 100 रुपीज़ में ख़रीदी थी, क्या अगर हम उस मशीन को वापस किसी को बेचने जाएंगे तो वो क्या 100 में ही लेगा? नहीं, बोलेगा नहीं इसमें कुछ ख़राबी है, तुम मुझे इसको 80 में या 70 में दे दो। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू घट जाती है किसकी वजह से? उस मशीन की कुछ खराबी या फिर उसकी एफिशिएंसी कम हो गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमारा जो आपका जो नेट नेशनल, हम नेट की बात कर रहे थे कि नेट किसे बोलते हैं, ग्रॉस में से नेट की बात कर रहे थे। तो जिस तरह हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, उसी तरह हम नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाएंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज़ एनएनपी। तो एनएनपी मतलब क्या होता है कि हमारा जो जीएनपी है, जीएनपी ये जो हमारा ऊपर वाला है, एंड ध्यान दीजिएगा कि ये सब मार्केट प्राइस पे अभी चल रहा है। मैंने अभी फैक्टर कॉस्ट या फिर किसी और प्राइस की बात नहीं करी है, एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केट प्राइस, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। और आपके अगर आप इस मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फॉर्मूले आपके गलत हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ क्लैरिटी से लिख रही हूँ जीएनपी एट द मार्केट प्राइस, और उसमें से जब हम एनएनपी बोले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, माफ़ करिएगा, जीएनपी में से हम जब डिप्रिसिएशन, जिसकी हमने अभी बात करी, डिप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं, तो जो हमको मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा। एनएनपी एट एमपी मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हमने देख लिया अभी तक हमने क्या देखा, जीडीपी क्या होता है। दूसरा हमने देखा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या होता है। तीसरा हमने देखा कि एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हम उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिससे आपके कई सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, तो एक कॉस्ट आता है जिसको बोलते हैं कि फैक्टर कॉस्ट। दोस्तों फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है, जैसे अगर कोई हमने मशीन लगाई, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है सपोज, तो उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए। और अगर हमने कोई मशीन लगाई है, ठीक है, तो उसका हमको प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, जो हमारे लेबर्स हैं तो उनको हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा जब वो काम करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने शेयर्स अपने इन्वेस्ट किए हैं, वैसे तो ये इसी में आ जाएगा, एंटरप्रेन्योर में ही, तो उसको हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसको हम बोलते हैं फैक्टर। इन फैक्टर की वजह से ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, रेंट और डिविडेंड। ठीक है, तो इनसे जो इनका जो हमें प्राइस मिलेगा, ठीक है, प्राइस बोले तो हम जितना हमारा पैसा इन सब चीज़ों को करने में खर्च हो रहा है, उसको हम फैक्टर प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टर प्राइस। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडस्ट्री में कोई भी एक सामान बना रहे हैं, जैसे कि हमने फ़ोन बनाया है, हमें फ़ोन बनाना है, और फ़ोन बनाने में ये सारी चीज़ें 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें लग रही हैं। ठीक है, और हमारा फ़ोन बन के रेडी हो गया है। ठीक है, जो भी उसका कॉस्ट लगा है, जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, अलग अलग सामान जुटाने में और बनाने में जो भी कॉस्ट लगा है, तो ये जो भी हमारा प्राइस है टोटल, उसको आप क्या ये बोल सकते हैं कि अब इसको हम
मार्केट में भेज देते हैं और वो मार्केट प्राइस है उसका? नहीं, ये तो हमारा जैसे कि 15, ये हो गया हमारा 20, 30, 35, 30, 30, 60 और 65 रुपये टोटल। ये 65 रुपया हमारा फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, या फैक्टर प्राइस है। जो हमने यहाँ फैक्टर प्राइस समझा, यही फैक्टर प्राइस, ठीक है। तो फैक्टर प्राइस है ये, इसको मार्केट प्राइस में ले जाने के लिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम 65 रुपये का बेच देंगे फ़ोन बाहर, क्योंकि मार्केट तक इस 65 रुपये के फ़ोन को मार्केट तक पहुंचाने के लिए इसमें हमने गवर्नमेंट को टैक्स भी तो दिया है, देंगे, टैक्स तो हर चीज़ पे लगता है। प्लस अगर अगर मुझे चिप मंगाने के लिए छूट मिली होगी, ठीक है, सपोज़ मुझे फ़ोन में जो चिप मंगानी थी उसमें मुझे कुछ छूट मिली, सरकार ने मुझे छूट दे दी, जिसको हम सब्सिडी बोलते हैं, तो वो तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तब तो हमारा नेट पैसा निकलेगा ना। तो हम अगर प्लस टैक्स करते हैं, क्योंकि टैक्स हमें देना है, और माइनस सब्सिडी क्यों करेंगे? क्योंकि हमने गवर्नमेंट से लिया था अपने में, ठीक है, अपने में पैसा हमने जोड़ लिया था। तो सपोज़ हमने 65 रुपीज़ में प्लस टैक्स किया तो कितना आ गया? सपोज 15 रुपये टैक्स है तो कितना आ गया आपका? 80, और 80 रुपये का बना हमारा टैक्स के बाद। एंड अगर हमें सरकार ने उस पर 10 रुपये सब्सिडी दी है तो -10, तो क्या हो जाएगा? 70, ठीक है। तो 70 क्या है? हमारा मार्केट प्राइस है। आपको यही कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था फ्रेंड्स, कि फैक्टर प्राइस क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब आपको कहूँ कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट तक जाना है आपको, तो आप क्या करेंगे? प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाने के लिए, ये हो गया, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, तो क्या आप इसको अपने से सॉल्व नहीं कर लेंगे? अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो हम उल्टा कर देंगे, प्लस सब्सिडी कर देंगे और माइनस टैक्स कर देंगे, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई तो आप बाकी सारे फॉर्मूले बना लेंगे। तो अगर अब मैं एक ही स्लाइड में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, मैं अलग अलग कलर पेन यूज़ कर ले रही हूँ। तो अगर आपको बोला जाए कि यहाँ जीएनपी जो हमारा था ये मार्केट प्राइस पे है, ठीक है, जीएनपी का हमारा मार्केट प्राइस है। अगर बोला जाए कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होगा फॉर्मूला, तो आप निकाल नहीं लेंगे? मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है? फैक्टर पे। तो हम क्या करेंगे? जो मार्केट प्राइस है हमारा, उसमें से हम प्लस सब्सिडी कर देंगे और माइनस टैक्स कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकल जाएगा? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे ही अगर आप समझ गए इस चीज़ को तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी, ठीक है। माइनस टैक्स और हमने प्लस सब्सिडी कर दी है, ठीक है। तो बस मेन यही थे इन कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम में। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम और देख सकते हैं। बेसिकली आप, मुझे लगता है कि मार्केट प्राइस टू फैक्टर प्राइस एंड फैक्टर प्राइस टू मार्केट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, ठीक है। इसी में कुछ तरह की इनकम्स होती हैं जिनको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि
एक और आपका इसके बाद, अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका नेशनल इनकम का, कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं। सॉरी। तो हमने देखा था कि जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे थे तो हमें मिल रहा था एनएनपी, ठीक है, किस पे, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो जब हम एनएनपी मार्केट प्राइस में हमने क्या किया था, माइनस, ये आया हमें कैसे था कि माइनस टैक्स किया था और प्लस सब्सिडी किया था, ठीक है। तो जब हम एनएनपी, ये तो हमारा मार्केट प्राइस का है ना, जब हम फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, फैक्टर प्राइस पे एनएनपी जब निकालेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या प्राइस, एक्चुअली कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सेम ही है। हमने समझने के लिए यहाँ पे मैं प्राइस बोल रही हूँ, इसी चीज़ को हम फैक्टर कॉस्ट भी लिखते हैं। तो पेपर वगैरह में एफसी फैक्टर कॉस्ट लिखा रहेगा, ठीक है। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। जब आपका मार्केट प्राइस दिया होता है तो मार्केट प्राइस क्या करते हैं, एनएनपी मार्केट प्राइस में से क्या मैंने बताया था कि हम माइनस सब्सिडी करेंगे और प्लस टैक्स कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है। आपको समझ में आ गई बात। एंड आप अब ये भी समझ गए होंगे कि नेशनल इनकम हम फैक्टर कॉस्ट को क्यों बोलते हैं, मार्केट प्राइस वाले को क्यों नहीं बोलते हैं। क्योंकि हमारी नेशनल इनकम बहुतेरे चीज़ों से हुई है। कभी बाहर वाले ने आके हमारे यहाँ कुछ बनाया है, कभी हमारे देश के लोगों ने कुछ बनाया है, कभी टैक्सेस उसमें ज़्यादा लगे हैं किसी के लिए टैक्सेस कम लगे हैं। आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें, ठीक है। तो इसीलिए हमने फैक्टर कॉस्ट लिया है, मार्केट प्राइस नहीं लिया है, क्योंकि हो सकता है किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को कम चीज़ें करनी पड़ी हो। जो हमारे यहाँ का है उसे ज़्यादा सरकार ने सब्सिडी दी होगी, जो बाहर का है उसको कम सरकार ने सब्सिडी दी होगी, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम फैक्टर कॉस्ट जो होता है वही हमारा नेशनल इनकम होता है, ठीक है। अब नेशनल इनकम के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, रियल इनकम, ये सारी चीज़ें। तो हम थोड़ा थोड़ा इन कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपकी जो पर्सनल इनकम होती है वो क्या होती है, नेशनल इनकम आपका कौन सा कॉन्सेप्ट था, 1 2 3 4, पांचवा कॉन्सेप्ट था। फिर हम छठा पढ़ते हैं, पर्सनल इनकम, ठीक है। तो पर्सनल इनकम क्या होता है, अच्छा, पर्सनल इनकम को जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट है प्राइवेट इनकम का। तो हम पहले प्राइवेट इनकम जानेंगे, सॉरी, और ये भी जानेंगे कि प्राइवेट और पर्सनल इनकम में डिफरेंस क्या होता है। तो आपका जो प्राइवेट इनकम होता है, सबसे पहले प्राइवेट इनकम, वो हमारा जो हमने कैलकुलेट किया ऊपर, एनआई, नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट, ये सब मैं आपको समझाऊंगी ऑब्वियसली। ट्रांसफ़र पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट माइनस सोशल सिक्योरिटी माइनस सरप्लसेस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग,
अब आप समझ रहे होंगे ये सब पता नहीं क्या क्या है। वैसे थोड़ा सा तो टिपिकल है ये याद नहीं किया जा सकता इतना, बट आप समझ सकते हैं, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि अच्छा आप बताओ कि प्राइवेट इनकम क्या क्या होती है, नहीं, वो हमेशा एमसीक्यू के फॉर्म में देता है। थोड़ा इजी है इसको फिर करना, ठीक है। तो हम बस थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे कि ये है क्या। ओके, तो ट्रांसफ़र पेमेंट दोस्तों वो होती है जो पेंशन और सैलरी जो गवर्नमेंट देती है वो होती है। तो जब हम प्राइवेट इनकम की बात करेंगे यहाँ पे, तो प्राइवेट इनकम किसी इंसान की होगी ना इनकम। कोई बोलता है ना कि ये हमारा प्राइवेट व्हीकल है, तो उसी तरह हमारा प्राइवेट इनकम किसी इंसान की है, ठीक है, इसकी है। तो प्राइवेट इनकम में जो सरकार उसका जो नेशनल इनकम है वो जुड़ रहा है। नेशनल इनकम तो हर किसी की प्राइवेट इनकम में जुड़ेगा, ठीक है। प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट जो सरकार उसे दे रही है पेंशन के रूप में, सपोज जो कहीं काम कर रहा है सैलरी के रूप में, ठीक है। प्लस जो हमारा पब्लिक डेप्ट, फॉर एग्जांपल अगर सरकार ने कोई लोन लिया हुआ है और उस पर जो इंटरेस्ट आता है, ठीक है, तो अगर हमारा कोई पब्लिक डेप्ट हुआ है जिसे हमें जो पैसा हमने पब्लिक पे खर्चने के लिए लिया है और उस पर हमको इंटरेस्ट जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, सॉरी, जो हमने कहीं लोन में दिया और उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो पैसा, वो भी हम ऐड करेंगे। साथ में जो आपको मैंने बताया कि सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, सब्सिडी देती है, तो अगर हमने सोशल सिक्योरिटी की कोई स्कीम दी हुई है लोगों को, तो वो सरकार माइनस भी तो करेगी। जितना आपको दे रही है चीज़ें, आपके प्राइवेट इनकम में जो जो चीज़ें मिल रही हैं आपको, अगर उसमें से सरकार कुछ आपको दे रही है अपना, तो माइनस करेगी ना। जो आपका हक है वो तो ये सब है, ट्रांसफ़र पेमेंट और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट, बट उसमें जो सरकार दे रही है वो अपना माइनस करेगी, तो सोशल सिक्योरिटी। और अगर जो हमारा ये जो मुझे कॉन्सेप्ट है उतना क्लियर नहीं है, मैं देख के इसको बताती हूँ कि क्या है, कि व्हाट इज़ द पब्लिक अंडरटेकिंग सरप्लस। आई थिंक ये शेयर से रिलेटेड है, चलिए इसको हम छोड़ते हैं अभी के लिए। तो हमें बेसिकली ये याद रखना है कि ये हमारा प्राइवेट इनकम होता है। तो प्राइवेट इनकम में क्या क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम, जो सैलरी या फिर पेंशन मिल रही है वो इनकम, प्लस जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो, ठीक है, ये तीनों प्लस होगा, प्लस सोशल सिक्योरिटी और शेयर्स का कुछ जो है वो माइनस होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेशनल इनकम, सॉरी, पर्सनल इनकम पे। तो पहले जान लेते हैं कि पर्सनल इनकम में डिफरेंस क्या होता है, पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। तो दोस्तों जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का। एक नया टर्म यहाँ पे आ गया आपके लिए, बिल्कुल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये क्या चीज़ है, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो होता है कि जैसे सरकार कहीं पे पैसे खर्च कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल सरकार ने इतने सारे दारू के वो जो बने बने हुए हैं सरकारी ठेके वगैरह, वो तो जब उन पे जो उनको प्रॉफिट होता है, उन पे जो उनको पैसा मिलता है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है ना कि वो सारे पैसे आपको मिल जा रहे हैं। तो अगर सपोज़ किसी सीज़न में लोग बहुत ज़्यादा दारू पीने लगे, एक अचानक से ऐसे दारू की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो बहुत सारे जो अगर गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहे हैं, ये मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ आपको, बस समझने के लिए, जितनी ज़रूरत है आप उतना समझिए, मे बी ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो सकता है। तो उस प्रॉफिट को, अब हर प्रॉफिट को आपके साथ सरकार शेयर नहीं करती है, तो कुछ इसी तरह के प्रॉफिट होते हैं जिनको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पर्सनल इनकम होती है वो नेशनल इनकम के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पर्सनल इनकम में हम ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड करते हैं, बट हम जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसमें हम ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पर्सनल इनकम है, पीआई है, उसमें क्या होता है, उसमें हम ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड करते हैं।
ठीक है। बट जो हमारा नेशनल इनकम होता है उसमें हम माइनस कर देते हैं ट्रांसफ़र इनकम को, ट्रांसफ़र पेमेंट को। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि क्यों नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट ऐड नहीं होती है। क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट मैंने बताया वो है जो सरकार आपको देती है, जैसे कि सैलरी और या तो पेंशन या तो कोई और। तो जो सरकार ही आपको देती है वो नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड करेगी, उसको तो पता है ना कि वो आपको देना है। तो इसलिए हम पर्सनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट ऐड होती है बट नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं ऐड होती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो पर्सनल इनकम आपका क्या हो गया? पर्सनल इनकम हो गया आपका नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन सब्सिडी माइनस सोशल सिक्योरिटी माइनस सरप्लसेस। ठीक है, तो हमने देखा अब तक कि प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का डिफरेंस है। एंड पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा, ये हमारा 7वां कॉन्सेप्ट था, आप कह सकते हैं इसको, कि प्राइवेट इनकम और प्राइवेट पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस है। उसके बाद 8वां कॉन्सेप्ट कि हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट ऐड होता है कि नहीं पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में, कि किस में माइनस होता है किस में प्लस होता है। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है डिस्पोजेबल इनकम, आपने सुना होगा। डिस्पोजेबल इनकम कुछ नहीं, जो सरकार को, जो आपको सपोज मैं हूँ, मुझे सैलरी मिली 10 रुपया, सरकार ने उसमें से टैक्स ले लिया 1 रुपया, बचा मेरे पास 9 रुपये। तो 9 रुपये मेरी क्या हो गई? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल मतलब क्या कि इस इनकम को मैं जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती हूँ। मतलब अब ये मेरा है, इसमें से मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, इसमें से मुझे कहीं और खर्चना नहीं है। तो 9 रुपये जो है मेरा है ये। ठीक है, तो हमने क्या किया कि डिस्पोजेबल इनकम जो हमने क्या किया, जो मेरी पर्सनल इनकम थी, पर्सनल इनकम जो मेरी थी उसमें से मैंने 1 रुपया टैक्स को माइनस कर दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका डिस्पोजेबल इनकम का। ठीक है, तो ये हमारा 9वां फॉर्मूला हो गया कि डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है, एक 10वां, आप लास्ट इसको भी जान ही लीजिए, रियल इनकम। ठीक है, रियल इनकम क्या होता है कि वो नेशनल इनकम जो कि हम जनरल प्राइस लेवल में उसको हम किसी एक साल में, ठीक है, बेस मान के, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2 साल पहले गेहूं की कीमत थी 500 रुपये क्विंटल, अभी वो क्या हो गई है, बढ़ के 1000 रुपये क्विंटल हो गई है। ठीक है, तो अगर हमें महंगाई निकालनी होगी तो हम ऐसा थोड़ी ना देखेंगे कि बस क्या बोलते हैं इस साल का प्राइस और कितना बढ़ा है कितना घटा है। सपोज इस साल में कई बार, एक बार 800 हो गया, एक बार 1000 हो गया, तो हम हमेशा पिछला से इस साल के नए साल को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हम मतलब उसको बेस मान लेते हैं कि नहीं उस साल में इतनी थी तो उस साल के हिसाब से इस साल में कितनी होगी, उसी को बेस बोलते हैं। तो जब हम नेशनल इनकम हम जनरल प्राइस लेवल पे ले आते हैं, मतलब आज की प्राइस लेवल पे ले आएंगे, उसको हम बोल देते हैं रियल इनकम। ठीक है, जब रियल इनकम बढ़ती है तो जो इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो रियल इनकम क्या हो गया? रियल इनकम इज़ व्हाट? रियल इनकम इज़ दैट इनकम विच इज़ ऑन जनरलाइज्ड प्राइस, जनरलाइज्ड प्राइस। ठीक है, दिस इज़ रियल इनकम। तो जब रियल इनकम आपकी बढ़ेगी तो आपको जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ेगा, लोग खूब सारा सामान खरीदेंगे। ठीक है,
और जब खुद खूब खरीदते हैं तो क्या होता है, महंगाई आ जाती है। फिर उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, आरबीआई आता है। आरबीआई क्या करता है, सोचता है कि बाज़ार में पैसा बहुत हो गया है, अब इसको मुझे कुछ कम करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अपने सीआरआर वगैरह जो बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं उनको उनमें खेलना स्टार्ट कर देता है। ये एक ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है, कभी इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपके 10 कॉन्सेप्ट हो गए। 10 कॉन्सेप्ट अब हम फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जीडीपी आपका क्या होता है कि ऑल द वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ टेरिटरी इन अ स्पेसिफिक पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी से हमें जीएनपी मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि हमारे देश में एग्जैक्टली कितना हमें पैसा मिला है, बाहर का और अंदर का सब मिला के। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम जो है माइनस करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस करते हैं और इंपोर्ट प्लस करते हैं, ठीक है। तो जब अगर हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, जीएनपी मिल जाता है। ध्यान रखना है ये मार्केट प्राइस पे है। फिर हमें जीएनपी से नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी पे जाना है। नेट हम जब भी निकालना होता है तो हम उसमें से जो डिप्रिसिएशन है या फिर उसकी जो घटती जो वैल्यू है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमें नेट निकल जाता है। तो अगर हम जीएनपी में से एनएनपी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट देखा था फैक्टर कॉस्ट का, कि फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं और मार्केट कॉस्ट किसे कहते हैं। तो जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पे जाना है तो हम प्लस टैक्स और माइनस सब्सिडी करते हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है अगर, ठीक है, तो हम प्लस सब्सिडी और माइनस टैक्स करते हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये दोनों याद रखना है। तो इसी तरह हम सारे फॉर्मूले में भी यूज़ कर लेते हैं। जब भी हमें फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस पे पूछेगा तो हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि फैक्टर किसे कहते हैं और फैक्टर की कॉस्ट क्या होती है। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था। फिर हमने 5वां कॉन्सेप्ट देखा था नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम क्या होता है कि जो हमारा जीएनपी है और उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारा नेट नेशनल इनकम हम किसे कहते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला था, हमने बताया था माइनस सब्सिडी प्लस टैक्स करेंगे अगर मार्केट प्राइस में तो हमें फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा, तो उसको हम नेशनल इनकम बोल देते हैं। पर्सनल इनकम किसे कहते हैं, पर्सनल इनकम नेट इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है कि जो हमारी सरकार पेंशन या फिर सैलरी देती है उसे ट्रांसफ़र पेमेंट बोलते हैं। प्लस इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक डेप्ट पे जो हमें जो लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो पैसा, उसमें से हम जो सरकारी स्कीम्स वगैरह बनाती है उसको माइनस कर देती है, ठीक है। तो हमें वो प्राइवेट इनकम पता चल जाती है अपनी। फिर प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस था, तो हमने देखा था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का डिफरेंस था। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो होता है जब सरकार को ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पे मुनाफा हो तो वो आपसे हर्जी शेयर नहीं करेगी। आपको अभी तक के लिए इतना ही समझना है। फिर हमने देखा था पर्सनल इनकम क्या होती है। तो पर्सनल इनकम हमने देखा था कि नेशनल इनकम में जब हम पर्सनल इनकम में हम ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड करते हैं, बट नेशनल इनकम में हम ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड नहीं करते हैं। क्यों नहीं ऐड करते, मैंने ये भी बताया था कि पर्सनल इनकम में हमारी वो इनकम होती है जो हमें सरकार देती है, तो सरकार हमें पेंशन और सैलरी भी देती है, इसलिए ऐड करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल इनकम के बाद हमने देखा था कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जिसमें पर्सनल इनकम से हम टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम आ सकता है जिसको हम खर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने रियल इनकम देखा था जिसमें हम जो हमारा जो पर्सनल इनकम है जब उसको हम जनरलाइज प्राइस पे ले आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रियल इनकम बोलते हैं। और रियल इनकम वो होता है कि जो रियल इनकम बढ़ता है तो हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ती है, और नहीं तो रियल इनकम घटता है तो हमारी परचेजिंग पावर भी घटती है। जनरलाइज प्राइस मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्टेड प्राइस जो होता है, हम पिछले साल की महंगाई और इस साल की महंगाई इन सब का हम बराबर से एक बेस ईयर लेके करेंगे तो हमें रियल इनकम मिलता है। तो ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे पहला वाला कॉन्सेप्ट जो कि नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट था। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है
इसमें कि इसमें मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम कैसे होगी। तो इसमें बेसिकली हमने 3 तरह का देखा था। तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो मेजर नेशनल इनकम को पहले तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम वो होती है जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो हमारा नेशनल इनकम होता है। इसको हम मेज़र 3 तरीके से करते हैं, एनसीईआरटीज में भी और इस बुक में भी दिया हुआ है बेसिकली 3 तरीका। पहला होता है इनकम मेथड, दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड, तीसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको बहुत डिटेल में अगर मैं चाहूँ समझाना तो मैं समझा सकती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उतना ही याद रखिए कि जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ के क्या होगा, हमें तो एग्ज़ाम निकालना है, राइट। तो हम बस ऊपर ऊपर से देखेंगे। तो इनकम मेथड क्या होता है, इसको हम इनकम मेथड को पहला जो हमारा है वो इनकम मेथड है, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा एक्सपेंडिचर। तो इनकम मेथड में हम छोटी छोटी की पॉइंट्स याद करेंगे या फिर जानेंगे कि इसको हम ना फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। और फैक्टर मैंने आपको अभी पिछले वाले स्लाइड में बताया था कि क्या होता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कभी कभी बोल देते हैं। तो इसको हम फैक्टर मेथड भी बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट मेथड, और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड बोल देते हैं। इसको आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि जब भी हमें कोई प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री के लिए अगर हम रेंट पे उस जगह को ले रहे हैं तो जो भी हम लेबर लगाएंगे उसको हम वेजेस देंगे, रेंट हम किराया देंगे जहाँ पे भी हम जगह खरीदेंगे। फिर अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है तो उस पर हम इंटरेस्ट देंगे। फिर हमें जो अगर हम बना लिए हैं सामान और अगर हमारा सामान बिक गया उस पर जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो हमारी ये सारी जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो फैक्टर थे और फैक्टर की जो कॉस्ट थी, अगर उन सब कॉस्ट को हम एक साथ जोड़ लेंगे, सपोज़ हमने रेंट जोड़ लिया प्लस वेजेस जोड़ दिया प्लस इंटरेस्ट जोड़ लिया प्लस प्रॉफिट जोड़ लिया, तो ये सब का जो जोड़ लिया हमने, जितना हमारे पास रुपया आया वो हमारा क्या होगा, उसको नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि जितना भी जो हमारा, आप ऐसे समझिए इसको कि जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं है यहाँ पे, बल्कि सर्विसेज भी हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब भी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट पहले तो प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। क्यों क्यों बोलते हैं वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड होता क्या है कि सपोज सेलिंग प्राइस है, हमारा बेचने का प्राइस है 100 रुपया, और माइनस जो हमारा कॉस्ट प्राइस लगा है किसी चीज़ को बनाने में 80 रुपये लगा है, 100 में से 80 जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा, मतलब हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड बोलते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड हो गया हमारा ये, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो इसी तरह आप समझिए हर स्टेज पे जब भी सपोज हमने एल्युमिनियम मिला है और एल्युमिनियम से हम सपोज स्टील मिल रहा है और स्टील से हमें बर्तन बनाना है, तो बीच में बहुत सारे प्रोसेस होता है ना। स्टील को काटा जाएगा, उसको पहले शीट की तरफ बनाया जाएगा, फिर उसका डिज़ाइन करके उसको बर्तन बनाया जाएगा। तो जहाँ जहाँ वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है, वो सारे को जब हम ऐड करते हैं हर स्टेज पे,
तो हम उसको, जो हमें फिर पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ होती है कि डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग इसमें प्रॉब्लम जो होती है उसको हम अवॉइड करने के लिए हर स्टेज पे जो प्रोडक्शन में जो वैल्यू ऐड हो रही है उसको हम ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली प्रोडक्ट मेथड है या वैल्यू एडेड मेथड हो गया। फिर तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि जो हमारी नेशनल इनकम बन रही है, ठीक है, किस चीज़ से बन रही है, कि हमारा जितना भी फाइनल जो प्रोडक्शन हुआ है उसका जो भी खर्चा हुआ है एक किसी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, तो उसका जो हमारा जो वो बन रही है, आप कह सकते हैं सैलरी बन रही है, जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है वो सारा चीज़ करने में, फाइनल गुड प्रोड्यूस करने में, तो उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड बोल देते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि पर्सनल कंजप्शन मेथड होता है, एक्सपोर्ट नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स होता है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो परचेजेस और जो सर्विसेज गुड्स होती हैं वो सब। तो आप समझ रहे हैं, आप आसान भाषा में इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक्सपेंडिचर मेथड में जितना टोटल खर्चा हो रहा है, जितना टोटल खर्चा किसी चीज़ को बनाने में, उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आज का तीसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट, कि इन्फ्लेशन, महंगाई। आपको पता ही है महंगाई क्या होती है ना, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। वैसे दूध अब कितने रुपए, 60 रुपये लीटर मिलने लगा है, इसी से आप समझ लीजिए। खैर, तो इन्फ्लेशन आपको पता ही है कि क्या होता है। इन्फ्लेशन अच्छा पैदा कब होता है मार्केट में? इन्फ्लेशन तब पैदा होता है, आप बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए कि इन्फ्लेशन तब पैदा होता है जब उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सपोज मार्केट में मिल्क ही है, ठीक है, और मिल्क की डिमांड बहुत बढ़ गई है, बहुत। तो लोग क्या करेंगे, जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी चीज़ की तो उसकी जो प्राइस है ना वो कम हो जाती है, ठीक है, प्राइस कम हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ख़रीदने आ जाएंगे, सारे लोग। तो अगर एक आदमी है वो 50 रुपये दे रहा है दूध लेने के लिए, दूसरा आ जाएगा बोलेगा नहीं हम 100 रुपये दे देंगे, तीसरा बोलेगा हम 300 दे देंगे। तो इससे क्या हो गया, इस जो मिल्क है इसकी दाम बढ़ गई। पहले अगर 50 में मिलता था तो अब 100 रुपये का मिलने लगा, ठीक है। तो दाम बढ़ने को क्या हो गया, क्या बोलेंगे कि ये महंगाई आ गई। अब इसी को जब कम करना होगा तो आरबीआई अपने टूल्स की तीर छोड़ेगी और पैसा मार्केट से क्या करेगी, खींच लेगी। मार्केट में जो मनी है उसको पुल कर लेगी। तो क्या हो जाएगा, ये जो 500 50 100 300 देने को तैयार थे वो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं अब हम सिर्फ 50 रुपया ही देंगे। तो महंगाई क्या हो जाएगी, काबू में आ जाएगी, घट जाएगी। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझें कि जब बाज़ार में किसी चीज़ की बहुत तेरा हो जाता है, बहुत तेरी सॉरी जब बाज़ार में किसी चीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है ख़रीदने के लिए, तो महंगाई धीरे धीरे बढ़ जाती है और नहीं तो नॉर्मल रहती है। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या था इसमें, ये पढ़ना था कि इन्फ्लेशन जो एग्ज़ाम में आता है वो क्या था, कि इन्फ्लेशन के टाइप कितने तरह के होते हैं, किस किस टाइप का इन्फ्लेशन होता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो पहला होता है क्रेडिट इन्फ्लेशन। क्रेडिट इन्फ्लेशन क्या होता है कि जैसे कोई बैंक है, उसने लोन और एडवांसेस पब्लिक को दे दिए हैं, बहुत ज़्यादा दे दिए हैं जितने चाहिए थे, ठीक है। मतलब कि पहले अगर 100 लोग लोन ले रहे थे तो अब उसी जगह 200 ले रहे हैं। तो क्या होता है, किसी चीज़ का जनरल प्राइस बढ़ जाएगा लोन लेने की वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट इन्फ्लेशन। उसको हम याद कैसे रखेंगे कि क्रेडिट इन्फ्लेशन वो होता है कि पहले 2 लोग लोन ले रहे थे, अब 20 लोग लेने लगे तो प्राइस बढ़ गया,
दूसरा होता है प्राइस किन चीज़ों का बढ़ा, प्राइस मतलब जनरल प्राइस बढ़ गया। जनरल मतलब कि अब किसी एक चीज़ को ज़्यादा लोग खरीदने वाले आ गए, सॉरी। दूसरा हमारा करेंसी इन्फ्लेशन होता है। वो क्या होता है कि जब हमारा जो प्रिंट होती है ना मनी, जैसे करेंसी नोट्स वगैरह जब प्रिंट होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से जब ऊपर नीचे होता है इन्फ्लेशन, तो उसको हम करेंसी इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की वजह से जो होता है वो। तीसरा हो गया आपका डिमांड पुल। डिमांड पुल वही जो मैंने अभी आपको इसके पहले वाली स्लाइड में समझाया है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो उसके बाद क्या क्या होता है, आप समझ गए कि एग्रीगेट जब डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब हमारा किसी भी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो ओवरऑल बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम स्टील 5 रुपए में लाके और बर्तन बनाते थे, यूटेंसिल्स। अब हमें स्टील ही लाने में 100 रुपये लग रहा है, तो बर्तन तो आपको पता ही है सारा प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पांचवा है हमारा डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। बजट डेफिसिट आपको पता ही होगा, सरकार कुछ पैसे लेती है और कुछ पैसे देती है लोन में, ये सब आरबीआई देखता है, ठीक है, आरबीआई। तो जब वहाँ से घटता बढ़ता है जो भी एक्सपेंडिचर हमारा, उससे जो इन्फ्लेशन आता है उसको हम बोलते हैं डेफिसिट इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद छठा है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। ये बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कितनी ज़ोरदार या फिर कम ज़ोरदार, वो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो ये बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी है यहाँ से। तो हाइपर इन्फ्लेशन वो होता है, ठीक है, जब इंक्रीज इन द मनी सप्लाई होता है। ओके, सॉरी, दो मेनली कारण होते हैं हाइपर इन्फ्लेशन के। पहला कि जब हम बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई मार्केट में आ जाती है तब, एंड दूसरा कि जब किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें 2-3 तरह की होती हैं, जैसे वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है और रनिंग इन्फ्लेशन होता है। वॉकिंग मतलब जो धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, रनिंग मतलब बिल्कुल दौड़ने लगा, इतनी तेज़ी से बढ़ गया है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा जब हो जाता है महंगाई, एंड मैंने आपको बताया पहली स्लाइड में कि महंगाई कैसे बढ़ती है, किसी चीज़ की डिमांड जब अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और या तो लोगों की इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, तो इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर 2 पॉइंट्स हियर कि या तो इनकम बढ़ गई बहुत ज़्यादा और या तो किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अक्सर ऐसा होता है कि दोनों रिलेटेड है, जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। तो चूँकि एक ही और बचा हुआ है तो मैं दूसरी स्लाइड पे नहीं जाऊँगी, यहाँ पे हम सातवां हम यहीं पे कर देते हैं, इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है कि जैसे हमारा इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है, घट नहीं रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ टाइम पहले ऐसे हुआ था, तो आप ऐसे ही बस याद रखें, सपोज गैस है, गैस पे तो सरकार सब्सिडी भी देती है, लेकिन उसके बाद भी गैस का प्राइस क्या हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, राइट। तो ये आपका टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसमें दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं सोच रही हूँ और बता दूँ, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है, पहला आपका आता है, आपने सुना होगा, बस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसको हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, ठीक है, कि कंज्यूमर प्राइस वो होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
कि जब हमने 4 तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बांटा हुआ है। पहला एग्रीकल्चरल लेबरर, इंडस्ट्रियल लेबरर वर्कर दूसरा, तीसरा रूरल लेबरर एंड चौथा सीपीआई फॉर ऑल इंडिया। ठीक है, तो जिन प्राइस पे कंज्यूमर सारे सामान को खरीदती है, जो छोटे छोटे सामान होते हैं, इनको रिटेल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो सारे जो रिटेल के हमारे जो प्राइस हैं, जिन पे पब्लिक, जनरल पब्लिक जो सारे सामान खरीद रही है, ठीक है, तो उस प्राइस को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बट उसका ही उल्टा होलसेल प्राइस है, जिसमें क्या होता है कि होलसेल मतलब सारे ही चीज़ों में जैसे हम एक कहते हैं ना कि ग्रुप ऑफ प्राइसेस। जैसे कोई सामान है और उस सामान में बहुत सारे छोटे छोटे सामान हैं, तो हमने सारा सामान, सारे सामान का जो प्राइस है अगर एक साथ जोड़ लिया है, कलेक्टेड फ्रॉम द होल सेलर्स, ठीक है, और उसकी प्राइस में जो ऊपर नीचे होता है उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बस आपको पढ़ने के लिए यही दोनों डिफरेंस ही है, होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। बाकी डिटेल में तो जाने को बहुत कुछ है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि सीपीआई में हम इंडिविजुअल सेक्टर की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो देखते हैं, होलसेल प्राइस में कि जब हम सारा इकट्ठे देखते हैं, सारा कलेक्टेड प्राइस जो देखते हैं। ठीक है, तो अभी वाला लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर दूसरा देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।